अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो किताब आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये अपने ज़माने की बड़ी किताबों में शुमार होती है और इसका लिखने वाला गालबन अपनी किताबों से भी बड़ा है। अब इसके वर्क्स और इसकी लाइफ, बड़ा मुश्किल था कि मैं इन दोनों चीज़ों में से किसका इंतखाब करूं। या पहले मैं इसके वर्क्स उठाऊं, उन पे बात करूं जो कुछ इसने लिखा है, या मैं इस आदमी की ज़िंदगी की बात करूं जो कि बजाते खुद एक ब्रिलियंस का मजमुआ थी। मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूं इसका नाम है फ्रेडरिक नीचा। नीचा को नीचे भी बोलते हैं, निश्चय भी बोलते हैं। बहुत से लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से मैंने इसे प्रोनाउंस करना सीखा है, देखा है। लेकिन फ्रेडरिक नीचा को मैं नीचा इसीलिए बोलूंगा कि जर्मन भी इसको नीचा ही बोलते हैं। तो इसका नाम जो था फ्रेडरिक विल्हेम नीचा था। और फ्रेडरिक विल्हेम जो थे वो उस जमाने के किंग थे। और ये प्रूशिया की बात हो रही है जिस जमाने में ये पैदा हुए थे 1844 में, जो कि अब जर्मनी कंसिडर होता है। ये नॉर्दर्न जर्मनी के पार्ट्स किसी जमाने में प्रूशिया के हिस्सा थे और फ्रेडरिक विल्हेम जो है उसके एम्परर थे। तो फ्रेडरिक विल्हेम ने फ्रेडरिक नीचा के जो फादर थे उनको पास्टर अपॉइंट किया हुआ था एक विलेज में। वहीं पे ये पैदा हुए थे 1844 में। और ये इनका जो आंख खुली थी वो एक क्रिश्चियन घर में खुली थी। वहां पे इन्होंने सारा कुछ बचपन में ही देखा। क्रिश्चियनिटी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। फादर इनके पास्टर थे और यूं ही इनकी जिंदगी गुजर रही थी। तो मजीद आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं आज किस किताब पर मैं आपका ये रिव्यू पेश करूंगा। इस किताब का नाम है द स्पोक ज़राथुस्ट्रा, विच इज रिटन बाय फ्रेडरिक नीचा। फ्रेडरिक नीचा की ये जो किताब है इसके बारे में यही लिखा हुआ है, नीचाज मैग्नम ओपस द स्पोक ज़राथुस्ट्रा is a philosophical tour de force that unfolds a transcendent narrative featuring the prophet Zarathustra. Published between 1883 and 1885, Nietzsche employs poetic prose to convey profound ideas on the eternal recurrence, the will to power, and the Übermensch. यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्रेडरिक नीचा की ये जो किताब है, विच इज अ बिग वर्क, ये एक फिलोसॉफिकल टूर डी फोर्स है और प्रॉफिट ज़राथुस्त्रा का ये नैरेटिव बयान करता है, उसकी सफर बयान करता है। और ये शाया हुई थी, पब्लिश हुई थी 1883 के से लेके 1885 के दरमियान। और इसमें नीचा ने जो इसका राइटिंग स्टाइल है वो पोइटिक प्रोज रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ताकि वो इटर्नल रिकरेंस के आइडिया को भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ताकि वो इटर्नल रिकरेंस के प्रोफाउंड आइडियाज को ज़राथुस्त्रा के थ्रू बयान कर सके। Descending from his mountain seclusion imparts wisdom on the complexities of existence and the human condition। यानी कि ज़राथुस्त्रा जो है वो पहाड़ से उतर रहा है तन्हाई के बाद, सेक्लूजन का पीरियड गुजार के, और वो ह्यूमन कंडीशन की बात करना चाहता है। The philosophical allegory delves into the pursuit of individual greatness and the overcoming of societal norms. Nietzsche's masterful use of symbolism and rhetoric challenges readers to confront their beliefs and embrace a path of self-discovery। यानी कि इसको पढ़ने वाला जो है अपनी सेल्फ डिस्कवरी के बारे में सोचेगा। Thus spoke Zarathustra remains an intellectual cornerstone, inspiring thinkers across disciplines and inviting profound reflections on life's profound questions। कि अभी तक ये जो बुक है एक इंटेलेक्चुअल कॉर्नरस्टोन कंसिडर होती है और पूरी दुनिया की जो रीडर्स हैं उनको इंस्पायर करती है। ये जो किताब है बेसिकली मैं इस किताब को साथ साथ बयान करूंगा तो ही हम इस मैग्नीट्यूड को फॉलो कर सकेंगे जिस फ्लो में इसने इस किताब को लिखा है। उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि सारा कुछ आपको जुबानी याद हो जाए या आप एक समराइज कर सकें इसको। इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस बुक इज टू बिग।
और इस किताब में शुरू में जो थोड़ा सा पहले एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इनकी जो है कंटेंट्स हैं इस किताब के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो कि नीचा की सिस्टर एलिजाबेथ का दिया हुआ है, और उसके बाद फिर फर्स्ट पार्ट है जिसमें ज़राथुस्त्रा's प्रोलॉग है, यानी कि मेन कंटेंट जो आपका इस किताब में उसके शुरू होने से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद ज़राथुस्त्रा के डिस्कोर्सेज है यानी कि स्पीचेस। अब ये मुख्तलिफ एफोरिज्म्स हैं और हर पार्ट में कोई 20, 22, 25 के करीब एफोरिज्म्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन उसमें उसने पूरा फलसफा बयान कर दिया। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेडरिक नीचा की बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 में आई थी। उसके बाद फिलोसॉफी इन द ट्रैजिक एज ऑफ द ग्रीक्स, ग्रीक से ये बड़ा मुतासिर था। और इसके बाद 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा 1883 में आई थी, और 1880 के बाद इसके बड़े ज्यादा सुपर किस्म के जो है ना फिलोसॉफिकल वर्क सामने आने लग गए, जैसे बियॉन्ड गुड एंड इवल, ऑन द जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स, और द केस ऑफ वैगनर। वैगनर एक कंपोजर था, म्यूजिक कंपोजर, जिससे ये अर्ली यूथ में मुतासर हुआ था, वो हम आगे जाके बात करते हैं। द एंटी क्राइस्ट, एक्के होमो, और नीचे कॉन्ट्रा वैगनर 1888 में। और उसके बाद ये किताब इसकी शाया हुई है 1910 में, द विल टू पावर। ऑफ कोर्स नीचा वाजंट अलाइव एट दैट टाइम, तो मोस्ट पॉसिबली इसके पास जो नोट थे इसकी पोजीशन में, वो इसकी सिस्टर ने, क्योंकि लेटर ईयर्स में ये अपनी सिस्टर के पास ही रहा, तो शायद उन्होंने पब्लिश किए हों। एनीवेज, 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा। अब इसका नाम ज़राथुस्त्रा इसने क्यों चूज किया है, और 10 स्पोक से क्या मुराद है, और इसने इस तरह की लैंग्वेज क्यों यूज की है, हम आगे चल के देखते हैं। 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा बाय फ्रेडरिक नीचा, ट्रांसलेटेड बाय टॉमस कॉमन। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, हाउ ज़राथुस्त्रा केम इनटू बीइंग। अब यहां पे इनकी बहन लिख रही हैं कि Zarathustra is my brother's most personal work. It is the history of his most individual experiences, of his friendships, ideals, raptures, bitter disappointments and sorrows. और आगे चल के वो लिखती है, द इमेज ऑफ हिज ग्रेटेस्ट होप्स एंड रिमोटेस्ट एम्स। फिर आगे कहती है, माई ब्रदर हैड द फिगर ऑफ ज़राथुस्त्रा इन हिज माइंड फ्रॉम हिज वेरी अर्लीस्ट यूथ। यानी कि ज़राथुस्त्रा जो कि इस किताब का प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी जुबान में ये किताब बयान की गई है, उसका कैरेक्टर एलिजाबेथ कहती है मेरे भाई के ज़हन में बचपन से था। He once told me that even as a child he had dreamt of him. कहती है कि नीचा ने मुझे बचपन में बताया था, तो मैंने ज़राथुस्त्रा के बारे में ख्वाब भी देखा था। तो अपने मुख्तलिफ पीरियड्स ऑफ लाइफ में ये उस हॉन्टर को ऑफ ड्रीम्स को मुख्तलिफ नामों से पुकारता रहा, लेकिन आखिर में ये कहता है, he declares in a note on the subject, I had to do a Persian the honor of identifying him with this creature of my fancy. Persians were the first to take a broad and comprehensive view of history. Every series of evolutions, according to them, was presided over by a prophet, and every prophet had his Hazar, his dynasty of 1,000 years. वो ये कह रहा है कि मैंने पर्शियन लिटरेचर या पर्शियंस को इसलिए चूज किया कि मैं उनके एवोल्यूशंस के आइडिया से बड़ा मुतासिर था, क्योंकि उनको हर 1000 साल के बाद जो है एक दाना, एक पढ़ा लिखा आदमी मिलता है जिसका इल्म जो है 1000 साल पे मोहित होता है। ये बता रहा है कि उसने ज़राथुस्त्रा का कैरेक्टर जो है क्यों चूज किया है। ऑल ज़राथुस्त्रा's व्यूज, ज़राथुस्त्रा के जितने भी व्यूज हैं उसकी पर्सनैलिटी के तौर पे, वो मेरे भाई की माइंड के अर्ली कंसेप्शंस हैं जो उसने कंसेप्चुअलाइज किया शुरू में। Whoever reads his posthumously published writings for the years 1869 and 82 with care will constantly meet with passages suggestive of Zarathustra's thought। जिन्होंने उसके अर्ली वर्क्स पढ़े हैं ज़राथुस्त्रा की पब्लिशिंग से पहले 1869 और 82 के, उसमें कहीं कहीं उसको वो सजेस्टिव नजर आता है कि ये ज़राथुस्त्रा की बात हो रही है। और for instance, the ideal of the Superman is put forth quite clearly in all his writings during the years
and in the we philologists the following remarkable observations occur. We philologist basically इसने philology को भी study किया, ancient languages, ancient cultures, Greek को इसने पढ़ा। भाई इस बंदे का बड़ा दिमाग था यार, फ्रेडरिक नीचा। इसकी कमांड गालबन पर्शियन लिटरेचर के ऊपर भी थी, हिस्ट्री के ऊपर भी थी, ग्रीक्स के ऊपर भी थी, और इसने ये जो काम लिख दिया ये बहुत बड़ा काम है, और कोई आम दिमाग ये काम नहीं लिख सकता। आगे चलते हुए वो बताते हैं कि how can one praise and glorify a nation as a whole? Even among the Greeks, it was the individuals that counted. The Greeks are interesting and extremely important because they reared such a vast number of great individuals. How was this possible? The question is one which ought to be studied. I am interested in the commas mein, I am interested only in the relations of a people to the rearing of the individual man. And among the Greeks, the conditions were unusually favorable for the development of the individual, not by any means owing to the goodness of the people, but because of the struggles of their evil instincts. With the help of favorable mayas, great individuals might be reared who would be both different from and higher than those who heretofore have owed their existence to mere chance. ग्रीक्स को ये बड़ा यानी आइडलाइज किया करता था। यहां पे वो ये बात कर रहा है कि यार वो क्या मुआशरा था, वो क्या चीज थी कि ग्रीक्स ने इतने बड़े लोग पैदा कर दिए, और कहता है कि ग्रीक्स बड़े इंटरेस्टिंग और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पैदा किए। तो ये कैसे पॉसिबल था? और ये एक ऐसा सवाल है जिसको हमें स्टडी करना चाहिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन को। और मैं उन लोगों के रिलेशंस को जानना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे लोगों को रेयर किया, यानी पैदा किया, बड़ा किया, और क्या वजह थी कि ग्रीक का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वहां पे वो लोग पैदा हुए। ऑब्वियसली ये ग्रीक एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, बट नॉट बाय एनी मींस ओइंग टू द गुडनेस ऑफ द पीपल। कहता ये वजह नहीं थी कि वो लोग बड़े अच्छे थे, एक्चुअली वहां पे हालात ऐसे पैदा किए गए थे, माहौल ऐसा पैदा किया गया था। दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहा है कि ग्रीक्स ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, ये जो कह रहा है ना आगे, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ देयर इविल इंस्टिंक्ट्स। ये वो कह रहा है कि इसलिए नहीं कि वहां के लोग बहुत अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि उनके जो इविल इंस्टिंक्ट्स के साथ स्ट्रगल्स थी, दूसरे अल्फाज में उन्होंने अपने इविल्स को एक्सेप्ट किया, यानी उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनकी पावर गेन करने की जो सलाहियत थी या विश थी, उसको उन्होंने एज इट एक्सेप्ट किया। उसके अलावा हर वो चीज जो कि किसी भी हवाले से इविल फॉर एग्जांपल कंसिडर होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि पावर गेन करना एक इविल कॉन्सेप्ट है, या सक्सेस हासिल करना बाय एनी मींस एक इविल कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं ग्रीक्स ने इस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट किया, और उसको दूसरे अल्फाज में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने उसको इविल नहीं समझा, या अगर इविल समझा तो उसमें से स्ट्रगल करके वो निकल गए, उसको अपनी पावर बना के। शायद यही वो माहौल है जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है कि ग्रीक्स ने ये माहौल दिया तो तभी आगे जाके ये चीजें पैदा हुई जिसको हम ग्रेट इंडिविजुअल्स कहते हैं, लाइक सोक्रेटस, लाइक प्लेटो, लाइक एरिस्टोटल, और आगे आप चलते जाए। एनीवेज आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट ही सेज। आगे चल के इनकी बहन फरमाती हैं कि the notion of rearing the Superman is only a new form of ideal Nietzsche already had in his youth, that the object of mankind should lie in its highest individuals, or as he writes in Schopenhauer as educator, mankind ought constantly to be striving to produce great me. This and nothing else is its duty. कहता है कि ऑर्थर शोपेनहावर भी एक फिलोसोफर था। एक्चुअली जिस वक्त बासल यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर लगने से पहले एक जगह पे ये थियोलॉजी भी पढ़ने गए थे, मुख्तलिफ किताबें देखी इन्होंने, मुख्तलिफ सब्जेक्ट से गुजरे अपनी जवानी में, जब इंसान पढ़ने की उम्र से गुजर रहा होता है, कॉलेज जिसको आप कॉलेज लाइफ जिसको बोलते हैं। तो उस कॉलेज लाइफ में इसको मुख्तलिफ किताबें, मज़ामीन पढ़ने का मौका मिला, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी इसकी नज़र से गुजरे। तो वहाँ पे इसको समझ आया कि इसने अभी और आगे जाना है,
तो ये आगे जाके फिलोलॉजी पढ़ने का इसने मंसूबा बनाया कि मैंने फिलोलॉजी पढ़नी है। और उसी दौरान पढ़ते पढ़ते एक फिलोसफर इसकी नजर से गुजरता है जिसका नाम है ऑर्थर शोपेनहावर। ऑर्थर शोपेनहावर की जो फिलॉसफी थी उसने फ्रेडरिक नीचा को बड़ा इंस्पायर किया। स्पेशली उसका जो लाइन थी विल टू लाइफ, उसको ये बड़े शौक से पढ़ा करता था। और लेकिन ऑर्थर शोपेनहावर से लेटर स्टेजेस में उसकी फिलॉसफी से इसके इख्तलाफात हो गए। शायद उसकी वजह ये थी कि ये समझता था कि ऑर्थर शोपेनहावर की जो फिलॉसफी है वो टूवर्ड्स पेसिमिस्ट है, क्योंकि ऑर्थर शोपेनहावर जो है वो बोलता है मीनिंगलेस की तरफ बात करता है, कि नथिंगनेस की बात करता है, और वो चीज़ों को विल टू लाइफ की तरफ सारा कुछ एंगल करता है उसको, कि हर चीज़ जो है किसी मतलब विल के तहत हो रही है और हमें इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और चीज़ों को ऐसे ही चलने देना चाहिए, और इसके लिए हमें आर्ट म्यूज़िक का सहारा लेना चाहिए, और लाइफ जो है बस कोई इसमें और मीनिंग नहीं है। और गालिबन यही वो चीज़ थी जो कि फ्रेडरिक नीचा, जो कि पहले शुरू में इसका बड़ा फ़ैन था, वो इससे यहाँ पे आके इसकी फिलॉसफी जो है डाइवर्ट हो गई। इसी तरह ये शुरू के दिनों में रिचर्ड वैगनर से भी इन्फ्लुएंस्ड हुआ, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर था। खैर उसका जिक्र आगे चल के आएगा। तो ये बता रहे हैं कि अगर शोपेनहावर एज एजुकेटर होते तो मैनकाइंड ought constantly to be striving to produce great me, this and nothing else is its duty। तो इंसान का या इंसानियत का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए था, और वो ये था कि बड़ा आदमी पैदा करें। देखें, बेसिकली फ्रेडरिक नीचा एक बड़ा आदमी पैदा करना चाहता था, जिसकी सोच बड़ी हो, जो सक्सेसफुल हो, जो वॉरियर हो। इसी वजह से वो ग्रीक से भी इन्फ्लुएंस होता था, और आगे चल के हमें पता लगेगा वो और किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस था। और लाइफ को भी वो मानता था, आर्ट को भी मानता था, म्यूजिक को भी मानता था। तो वो ये कहता है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर के अंदर ग्रेट मैन का जो पैदा करने की तरफ ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। बड़ा आदमी, जिसको वो बाद में मैं आपको बताऊंगा उबरमंश कहता था, जिसका जगह जगह तर्जमा यहाँ पे सुपरमैन किया जा रहा है, जबकि सुपरमैन उसका तर्जमा नहीं हो सकता। उबरमंश इज लाइक अबव मैन, ओवरमैन, बियॉन्ड मैन, मतलब मैन से एक स्टेप आगे जो है उबरमैन हो सकता है। तो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में जो पर्टिकुलरली मेरे हाथ में इसका ट्रांसलेशन सुपरमैन किया हुआ है। ऑफ कोर्स अ मैन कांट बी अ सुपरमैन, सुपरमैन कैन फ्लाई, मैन कांट, अनलेस और अनटिल डाविंची की तरह वो या उसकी तरह वो बड़े से फेदर्स लगा के तो फ्लाई करना शुरू कर दे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उबरमंश का जो आइडिया वो पेश करना चाह रहा है वो हम आगे चल के देखेंगे। उसके बारे में वो कह रहा है कि हमारे कल्चर को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, या हमारे सोसाइटी को बड़े लोगों को पैदा करने की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि ग्रीक्स थे। और उसके बाद आगे वो कहता है कि नो अराउंड दिस फ्यूचर आइडियल ऑफ अ कमिंग ह्यूमैनिटी द सुपरमैन, अगेन सुपरमैन कह रहे हैं, विच शुड बी अबव मैन, द पोइट स्प्रेड द वेल ऑफ बिकमिंग, who can tell to what glorious heights man can still ascend? That is why, after having tested the worth of our noblest ideal, that of the Savior, in the light of the new valuations, the poet cries with passionate emphasis in Zarathustra, never yet had there been a superman. Naked eye have seen both of them, the greatest and the smallest man. All too similar are they still to each other. Verily, even the greatest found I all too human. यानी कि वो कहता है कि सब इंसान सेम है। मुझे कोई सुपरमैन, अगेन सुपरमैन इज नॉट द ट्रू वर्ड, इट शुड बी अबव मैन, बियॉन्ड मैन, और मुझे कोई आम आदमी नजर आते हैं चारों तरफ। यानी कि वो कुछ ऐसा जिक्र कर रहा है कि अब हालात कुछ मुझे ऐसे लगते नहीं कि इस सोसाइटी में, इस कल्चर में किसी बड़े आदमी का ज़हूर हो सके। वो बहुत फील करता है कि डाउन हो चुका है सब कुछ, और उसको नहीं लगता कि जो सोसाइटी और कल्चर जिस जमाने में वो पनप रहा है या जिस जमाने में वो चल रहा है, फ्रेडरिक नीचा, उस जमाने में वो अबव मैन पैदा हो सकता है, जिसका कॉन्सेप्ट 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा में दिया गया है। देखिए, एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौरा था। आर्थर शोपेनहावर, हेगल और इस तरह के जो बड़े आपके फिलोसफर्स थे, वो
एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चंस करते थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर मैंने आपसे बड़ी तफसील से मुख्तलिफ वीडियोस की हैं, आप देख भी सकते हैं उनको। तो अगर फ्रेडरिक नीचा इस तरह के क्वेश्चंस करता है तो वो कोई कटिंग एज क्वेश्चंस नहीं थे। उस वक्त माहौल ही ऐसा बना हुआ था, और उस माहौल के ऐसा बनने की वजह डार्विन की थ्योरी भी थी। एवोल्यूशन के ऊपर उसकी थ्योरी आ चुकी थी, पुराने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन हो रहे थे। तो अगर फ्रेडरिक नीचा इस तरह के क्वेश्चंस पूछता था या इस तरह की उसकी ऐसी सोच थी, तो इट वाजंट समथिंग वेरी कटिंग एज, ये एक नॉर्मल सी बात थी। बट अगेन जो उसने लिखा, जो उसने कहा, जो उसने किया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग, इट्स फेरोशियस, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा फास्ट काम है जो इसने आगे जाके लिखा है, जो मैं भी आपको बताता हूँ। एनीवेज, the phrase the rearing of the superman has very often been misunderstood. By the word rearing, कहता है कि जो सुपरमैन की रेयरिंग यानी कि उसकी अपब्रिंगिंग के कॉन्सेप्ट को गलत समझा गया है। मेरा मकसद ये था कि हमें नई और हायर वैल्यूज की तरफ जाना चाहिए। ऐसे लॉज एंड गाइड्स होनी चाहिए जो हमारी कंडक्ट और ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करें, जो कि इंसान को रूल ओवर करें। In general, the doctrine of the Superman can only be understood correctly in conjunction with the other ideas of the author, such as the order of rank, the will to power, and the transvaluation of all values. Basically, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप नॉर्मल की जगह अबव मैन पैदा करना चाहते हैं, उबरमंच, तो आपको अपने वैल्यू सिस्टम में थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको स्लेव मेंटालिटी बेसिकली ये नीचा उस जमाने के यूरोपियन क्रिश्चियन से एड्रेस कर रहा है, और वो महसूस करता था कि सोसाइटी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो वो करता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं हम नाइलिज्म की तरफ ना चले जाए, यानी कि नथिंगनेस की तरफ ना चले जाए। तो जरूरी है कि इंसान को कोई ऐसा वैल्यू सिस्टम डिजाइन किया जाए कि जिसमें मॉडर्न अप्रोच को भी एड्रेस किया जा सके, और ट्रेडिशनल जो आपकी वैल्यूज है उनको भी साथ लेके चला जाए। तो इसने उबरमंच का कॉन्सेप्ट पेश किया, और यहां ये बताता है दी ऑर्डर ऑफ रैंक, एक हाईएस्ट रैंक हो उस बंदे के पास जो कि उबरमंच हो। द विल टू पावर हो, द विल टू पावर से मुराद फ्रेडरिक नीचा ये लेता है कि स्ट्रगल। द विल टू पावर, आपको याद है ऑर्थर शोपेनहावर बात कर रहा था विल टू लाइफ की, लीव एवरीथिंग ऑन लाइफ, ये विल ऑफ लाइफ ही है जो आपको स्ट्रगल करने से रोक रही है, लेकिन नीचा इस चीज के अगेंस्ट जा रहा था। वो कहता था विल टू पावर, यानी कि आप स्ट्रगल करो, अगर आपको पता है कि ये चीज ऐसी है तो आप उसमें से रास्ता निकालो। और इसी तरह एंड द ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज। उस जमाने में इसने जो कॉन्सेप्ट पेश किए थे उसमें एक स्लेव मेंटालिटी था, या हर्ड मेंटालिटी कह लें, या शिपिश मेंटालिटी कह लें, और एज कंपेयर टू द मास्टर मेंटालिटी। ये कॉन्सेप्ट ये बेसिकली ले कहां से रहा था, ये ग्रीक और रोम के कॉन्सेप्ट्स उठा रहा था, क्योंकि उनके जमाने में वॉरियर्स होते थे, किंग्स होते थे, ये उनसे बड़ा मुतासिर था कि यार ये कितने बड़े लोग थे। और जो प्रेजेंट डे हालात हैं, जो प्रेजेंट डे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि उस वक्त के यूरोपियन क्रिश्चियंस, उनको ट्रेडिशंस और वैल्यूज ने इतना सप्रेस कर दिया है कि उनकी मेंटालिटी जो है वो स्लेव मेंटालिटी हो गई है। और इस स्लेव मेंटालिटी से आप कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं कर सकते, जिसको आप मास्टर मोरालिटी बोलते हैं। तो वो बोलता था कि जो बड़ा आदमी है उसकी जो मोरालिटी है, उसका सेट ऑफ वैल्यूज जो है, उसकी मोरालिटी जो है वो मास्टर मोरालिटी होनी चाहिए, यानी कि ग्रीक्स के किंग्स की तरह, उनके फिलोसफर्स की तरह, उनके बड़े थिंकर्स की तरह, क्रिएटिव राइटर्स की तरह। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस थोड़ी सी स्लेविश मेंटालिटी से बाहर निकलें, शीप मेंटालिटी से बाहर निकलें, जो आपको जरा सबमिसिव बना रही है, जो थोड़ा सा आपको नीचा कंपैशन के बड़े अगेंस्ट था। उसकी वजह यह है कि वो ये कहता था कि हमें इतना ज्यादा वो कर दिया गया है, मतलब टुवर्ड्स अर्थ कर दिया गया है कि अब हम में से कोई बड़ा आदमी पैदा होने के सोच भी नहीं सकता। आपको इकबाल का शेर याद होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना। तो इकबाल ने भी जर्मनी से पीएचडी की थी, उन्होंने भी फिलॉसफी पढ़ी होगी। ड्यूरिंग हिज फिलॉसफी ही मस्ट हैव रेड फ्रेडरिक नीचा, और फ्रेडरिक नीचा को बहुत से लोगों ने इंस्पायर किया है। ये जो उबरमंच का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मे बी खुद ही का कॉन्सेप्ट उसी से ड्राइव किया गया हो। खैर, वो कहता है कि हमें वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज नए बनाने पड़ेंगे। आगे जाके वो कहता है he assumes that Christianity as a product of the resentment of the botched and the weak has put in ban all that is beautiful, strong, proud and powerful. In fact, all the qualities resulting from strength
and that in consequences all forces which tend to promote or elevate life have been seriously undermined. Now, however, a new table of valuations must be placed over mankind, namely that of the strong, mighty, and magnificent man, overflowing with life and elevated to his zenith, the Superman, who is now put before us with overpowering passion as the aim of a life, hope, and will. बस वो यही कहता है कि जो उस जमाने का जो इंस्टीट्यूशन क्रिश्चियनिटी का है उसकी वजह से सबमिसिवनेस आ रही है। मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब कोई आपके साथ मतलब आप देख रहे हो कहीं जुल्म हो रहा है तो आप उसको ये बोलोगे कि हमें जो है लोगों के साथ बेशक अगर कोई सख्ती करता भी रहे तो हमें लोगों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। लोगों के साथ अगर कोई सख्ती कर भी रहा है, कोई जुल्म हो भी रहा है, लेकिन फिर भी हमें टूवर्ड्स सॉफ्टनेस की तरफ जाना चाहिए। यानी कि नीचा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को सबमिसिव और मीक बना रहे हो, तो उनके अंदर जो मास्टर क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए थी वो इस सबमिसिव और मीकनेस के कल्चर के अंदर सप्रेस हो रही है। तो वो कहता है कि हमें अपना वैल्यू सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और which only extolled the qualities favorable to the weak, the suffering, and the oppressed, has succeeded in producing a weak, suffering, and modern race. So this new and reverse system of valuing ought to rear a healthy, strong, lively, and courageous type, which would be a glory to life itself. Stated briefly, the leading principle of this new system of valuing would be all that proceeds from power is good, all that springs from weakness is bad. यानी कि वो ये कहता है कि ग्रेटनेस से ग्रेटनेस क्रिएट होगी और पावर से पावर क्रिएट होगी, लेकिन जो सिस्टम ऑफ वैल्यू इस वक्त परसिस्ट कर रहा है सोसाइटी के अंदर वो सिर्फ वीक लोग पैदा कर रहा है, मीक लोग पैदा कर रहा है, और इससे जो रेस पैदा होगी वो वीक होगी, सफर्ड होगी, और यही आपकी मॉडर्न रेस होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, लाइवली और करेजियस टाइप पैदा हो, तो जो कि ग्लोरी टू लाइफ इटसेल्फ हो, तो यू हैव टू चेंज इट। तो और फिर आगे जाके वो ये अपनी फेमस कोट्स रिपीट कर रहा है कि ऑल दैट प्रोसीड्स फ्रॉम पावर इज गुड, ऑल दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम वीकनेस इज बैड। दिस टाइप मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज अ फैंसीफुल। यहां जरा आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। दिस इज बिट ट्रिकी, यू नो। This type must not be regarded as a fanciful figure. It is not a nebulous hope, which is to be realized at some indefinitely remote period, thousands of years hence, nor is it a new species in the Darwinian sense, of which we can know nothing and which it would be therefore be somewhat absurd to strive after. But it is meant to be a possibility which men of the present could realize with all their spiritual and physical energies, provided they adopted the new values. फ्रेडरिक नीचा यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इस तरह का कल्चर या इस तरह की सोसाइटी डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करने लग पड़ेगी जो स्ट्रांग होंगे, जो कि मेंटली क्रिएटिव होंगे, शार्प होंगे। और इसको आप ये ना समझें कि ये कोई डार्विनियन सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब डार्विनियन सेंस में वो बात इसलिए कर रहा है कि डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आई थी वो ये कहती थी कि इंसान थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद इस लेवल पे पहुंचा है जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो वो ये कहता है कि अगर आप समझते हैं कि आपको एक बड़ा आदमी क्रिएट करना है तो आप इसको डार्विनियन सेंस में ना लें। अगर आप उसको माहौल दे देंगे तो ये माहौल और ये सोसाइटी और ये कल्चर बड़े आदमी पैदा करना शुरू कर देगा। ये नहीं कि डार्विन की थ्योरी तरह कोई हजारों साल की एवोल्यूशन होगी तो फिर जाके कोई बड़ा आदमी पैदा होगा। द ऑथर ऑफ ज़राथुस्ट्रा नेवर लॉस्ट साइट ऑफ दैट example of a transvaluation of all values through Christianity, whereby the whole of the deified mode of life and thought of the Greeks, as well as strong Romedom, was almost annihilated or transvalued in a comparatively short time. Would not a rejuvenated Greco-Roman system of valuing, once it had been refined and made profound by the schooling which 2000 years of Christianity had provided, effect another such revolution within a capable period of time, until that glorious type of manhood shall finally appear, which is to be our new faith and hope, and in the creation of which Zarathustra exhorts us to participate. फ्रेडरिक नीचा ये कहता है कि जिस तरह ग्रीक सिविलाइजेशन ऊपर गई, रोमन सिविलाइजेशन ऊपर गई, कुछ तो था ना उन सिविलाइजेशंस में जो वो ऊपर गई, इसी तरह 2000 साल लगा के
क्रिश्चियनिटी यानी कि प्रेजेंट डे जो उसका रिलीजन है, जिस माहौल में वो बात कर रहा है, यहाँ तक पहुंची है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ग्रेको रोमन वैल्यूज को अडॉप्ट करके और जिस तरीके से 2000 साल लगा के ये आपको इधर लेके आई है क्रिश्चियनिटी, इसी तरह अगर हम इस कल्चर को प्रमोट करें, इस वैल्यू सिस्टम को लेके चलें जिसकी द स्पोक ज़रतुस्त्रा में वो बात कर रहा है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हम ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन के लेवल पे जा पहुंचे? इस बंदे का दिमाग देखें कि आप ये किस लेवल पे जाके क्या बात कर रहे हैं। तो और ये क्या वो और ये क्या वही चीज नहीं है जो कि ज़रतुस्त्रा हमें कह रहा है करके हम करें। इन हिज प्राइवेट नोट्स ऑन द सब्जेक्ट द ऑथर यूजेस द एक्सप्रेशन सुपरमैन, although I'm not agreeing with it कि Superman should be used, signifying the most thoroughly well constituted type as opposed to modern man. Above all, however, he designates Zarathustra himself as an example of the Superman. Or in order to understand this type, we must first be quite clear in regard to the leading psychological conditions on which it depends. This condition is what I call great healthiness. Or we, the new, the nameless, the hard to understand, it says there. We firstlings of a yet untried future, we require for a new end also a new means, namely a new healthiness, stronger, sharper, tougher, bolder, merrier. Or all the coasts of this ideal Mediterranean Sea, who from the adventures of his most personal experience, or such healthiness as one not only possesses but also constantly acquires and must acquire, because one unceasingly sacrifices it again and must sacrifice it. Basically, फ्रेडरिक नीचा अपने उबरमंश, अबव मैन, बियॉन्ड मैन से बात कर रहा है, अपने हीरो से मुखातिब है। और बेसिकली देखा जाए तो इस किताब को पढ़ते हुए एक चीज़ का एहसास तो बहुत होता है कि बेसिकली ये किताब किसी लिखी ऐसे बंदे के लिए गई है कि जो कि कॉमन लॉट तो नहीं है। ये एड्रेस कर रहा है फ्रेडरिक नीचा जिस बंदे को, ये समझता है कि वो बंदा इंटेलेक्चुअली इतना पावरफुल होगा कि इसकी इस रीडिंग को समझ सके, इसको कंसेप्चुअलाइज कर सके, इसका थीम एक्सट्रैक्ट कर सके, इसको एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए इसने कई कई जगह पे इस तरीके से राइटिंग की है कि 2 लाइनों में मतलब समझ आता है, तीसरी लाइन कुछ और है, चौथी लाइन कुछ और है, क्योंकि फ्रेडरिक नीचा समझता है कि उसका जो रीडर है जिससे वो एड्रेस कर रहा है वो इतना इंटेलिजेंट तो होगा कि वो बीच का जो कॉन्टेक्स्ट है जिसको वो जानबूझ के डेलिबरेटली मिस कर रहा है वो उसको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेगा। दिस इज बिग, आई टेल यू। आगे चल के मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोलोग पे जा सकूंगा यानी कि इसकी फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा जो इनका इंट्रोडक्शन है मैं वो आज की इसमें कवर कर लेता हूँ। आगे जो उसका है वो फिर हम किसी और वक्त कवर कर लेंगे। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ज़्यादा तेज़ी से लेके चल सकूँ। कहता है कि हमें वो आदमी, वो हीरो, वो बिग मैन मेडिटेरेनियन सी कोस्ट पे, कहता हमें चाहे ट्रैवलिंग करनी पड़े, दूर दराज के ममालिक में जाना पड़े, उस आदमी को अपनी ज़ात को ऐसे तलाश करना चाहिए। और इस तरह की आउटलुक्स जैसे कि आजकल चल रही हैं, तो मैन ऑफ द प्रेजेंट डे में से तो मुझे तो नहीं उम्मीद कि कोई ऐसा बंदा निकलेगा। और उसके अलावा although the figure of Zarathustra and a large number of the leading thoughts in this work has appeared much earlier in the dreams of the writing of the author, thus spoke Zarathustra did not actually come into being until the month of August. Thus spoke Zarathustra did not actually come into being until the month of August 1881 in Sils Maria. It was the idea of the eternal recurrence of all things which finally induced my brother to set forth his new views in poetic language in regards to his first conception of this idea. The fundamental idea of my work, namely the eternal recurrence of all things, this highest of all possible formulae of a Year-Sing philosophy, first occurred to me in August 1881. I made a note of the thought on a sheet of paper with the postscript 6,000 feet above men and time. That day I happened to be wandering through the wood alongside of the lake of Silva Plana
and I halted beside a huge pyramidical and towering rock not far from Soleil. Or I had an omen of its coming in the form of a sudden and decisive alteration in my taste, more particularly in music. It would even be possible to consider all Zarathustra as a musical composition. यहाँ पे ज़रातुस्त्रा ये कह रहा है कि यहाँ पे ज़रातुस्त्रा ये कह रहा है, या फ्रेडरिक नीचा ये कह रहा है, बेसिकली तो फ्रेडरिक नीचा ही कह रहा है कि मुझे जो द स्पोक ज़रातुस्त्रा का कॉन्सेप्ट या आइडिया आया वो 1881 में सिल्स मरिया में आया. सिल्स मरिया इज अ माउंटेनस रेंज समवेयर इन स्विट्जरलैंड. तो वहाँ की जो नेचर है, वहाँ के जो माउंटेन है, ये याद रखिए कि फ्रेडरिक नीचा बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे थे और इनकी सेहत तेज़ी से गिर रही थी और बाद की एजेस में ये इंसेन हो गए थे. और इनके फादर की भी जब डेथ हुई थी तो 1/4 पार्ट ऑफ हिज ब्रेन वाज मिसिंग. जो ब्रेन ईटिंग अमीबा का आपने सुना होगा, इट्स अ डिजीज़ जो कि शायद कंटेमिनेटेड वाटर से जो वायरल या बैक्टीरिया आपकी नाक के अंदर जाता है, उसकी वजह से वो आपके दिमाग तक पहुंचता है, वहाँ पे उसको वो ईट अप करना शुरू कर देता है. वही डिजीज़ शायद इनके फादर को भी थी जिसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ जब ये 4 साल के थे. और उस चीज़ का इनके ऊपर बड़ा गहरा असर था, जो कि इनके फिलोसॉफिकल वर्क्स में भी नज़र आता है कि ये कितना परेशान थे अपने फादर की डेथ से. साथ साथ ये भी टर्मिनली इल होना शुरू हो गए थे. एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको, फटीग, स्टमक. फिर ये बीच में 1 साल के लिए फ़ौज में भी गए थे और वहाँ पे एक दफ़ा ये हॉर्स माउंटिंग करने लगे थे. तो जो हॉर्स माउंटिंग की वो जो होती है माउंटिंग, वो इनकी चेस्ट पे लगी जहाँ से इनको ज़ख्म हुआ, जो वक़्त के साथ साथ बिगड़ता चला गया और अक्सर औकात वो इनके लिए बड़ी तकलीफ का बाइस बनता था. तो बहरहाल इनकी ब्रिलियंस कह लें, इनकी एंग्जाइटी कह लें, इनका डार्क कह लें, और डार्क और ट्रेजिक तो इस पूरी बुक का टोन है ना, तो वो चीज़ इनको निचला ना बैठने देती थी. तो ये सफ़र करते रहे, आगे चलते रहे यूरोप के अंदर. और फिर ये जब इस जगह पे आके रुके जिसका नाम है दिस सिल्स मरिया, तो यहाँ पे कहते हैं मुझे 10 स्पोक ज़रातुस्त्रा का कॉन्सेप्ट आया. और सॉरी, ज़रातुस्त्रा का नहीं, इटर्नल रिकरेंस ऑफ ऑल थिंग्स. व्हाट इज इटर्नल रिकरेंस? इटर्नल रिकरेंस को फ्रेडरिक नीचा ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बड़ा सप्रेस हूँ, परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ और इतनी देर में कोई एक डेमन जो है, डेमन बोल लें, डेमन जो है वो आपके कान में आके विस्परिंग करता है कि जिस तरह की तुम्हारी लाइफ है, यानी कि कंसिडर के नीचा वाज लाइक हैविंग अ फ्रेल बॉडी, बीमार थे, फिट्स पड़ते थे या इनको जो भी इंडाइजेशन का इशू था, और जिस तरह इनकी मतलब इनको सफरिंग नज़र आती थी. तो कोई डीमन आके आपके कान में विस्पर करता है कि अगर यही लाइफ तुम्हें दोबारा दी जाए तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? तो नीचा कहता है कि अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी इंसान के पास या इसके ऊबर मंच के पास, या तो वो नीचे गिरे और जोर जोर से अपने दांत पीसे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आई डोंट वांट टू लिव और आई डोंट वांट टू मतलब लिव लाइक दैट, मैं इस तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहता. कहता है एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका फ्रेडरिक नीचा कहता है ये है कि आप खड़े हों और जो भी सफरिंग आपके ऊपर आई है आप उसको एक्सेप्ट करो. वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, या आपको कोई भी बड़ी टर्मिनल डिजीज है, आप उसको एक्सेप्ट करो. और ये बेसिकली फ्रेडरिक नीचा शायद उस चीज से गुजर रहा है तो वो ये कह रहा है. तो इसलिए ये चीज इसकी दिल को लगती है कि जिस चीज से वो खुद गुजर रहा है उसी चीज को वो बयान भी कर रहा है. तो इटर्नल रिकरेंस से मुराद वो ये ले रहा है कि अगर दोबारा तुम्हारा जन्म होता है, रीअकर तुम होते हो, तो क्या तुम इस लाइफ को एक्सेप्ट करोगे? फ्रेडरिक नीचा कहता है बिल्कुल मैं करूंगा, क्योंकि मैंने सफरिंग को एम्ब्रेस करना है, एम्ब्रेस करके उनको ओवरकम करना है, स्ट्रगल करते हुए मैंने आगे निकल जाना है. बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि मुझे रीअकर किया जाए तो मुझे ये टर्मिनल मैं बीमार ना हूं या ये सफरिंग ना हो. कहता उसकी जगह मैं ये समझता हूं कि यही लाइफ मुझे अगर दोबारा मिलेगी तो मैं इस लाइफ को एक्सेप्ट करूंगा जैसे कि मुझे दी गई है और इसमें से मैं अपना रास्ता निकालूंगा थ्रू स्ट्रगल. आप देखिए इस आदमी के वर्ड्स कैसे हैं, कहाँ से ये लिख रहा है, कैसे इंसान को स्ट्रगल की तरफ उकसा रहा है कि तुम अपना रास्ता निकालो. स्मार्ट लोगों को आगे लाना चाह रहा है जो क्रिएटिव हो और ये सारा कुछ हो. और आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि ये जो
द स्पोक ज़राथुस्ट्रा है, इसको आप एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन समझ लें, और ऐसा ही है ये, इट लुक्स लाइक अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। एनीवे, तो उसके बाद वो फिर आगे चलते हैं और कहते हैं कि द सन ऑफ नॉलेज स्टैंड्स वंस मोर एट मिड डे एंड द सर्पेंट ऑफ इटर्निटी। इन दैट समर ऑफ, इनकी बहन कह रही है एलिजबेथ के 1881 में इनके जो भाई हैं उनकी हेल्थ मजीद ख़राब होने लग गई, और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हुए। आई एम कटिंग इट शॉर्ट। और बट टू बी फॉर सेकंड हाउ ही लॉन्ग्ड इन दोस डेज फॉर द आइडियल फूड। कहता है वो उस जमाने में दोस्त ढूंढा करते थे जो उनको ना मिलते थे। आई विश आई कुड कवर इट इन टूडेज सेशन। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको पूरा कवर कर ही लूँ इस इंट्रोडक्शन को मिनिमम। लेकिन whether my brother would have written Thus Spoke Zarathustra according to the first plan sketched in the summer of 1881 if he had not had the disappointments already referred to is now an idle question. But perhaps where Zarathustra is concerned, we may also say with Master Eckhart, the fleetest beast to bear you to perfection is suffering. कहती है अब it doesn't matter कि Thus Spoke Zarathustra का कैरेक्टर जो है उनके ज़हन में कब आया, it doesn't matter anymore. कहती है असल बात यह है कि जो मास्टर एकहार्ट कहता है कि जो सबसे बड़ी चीज आप प्रोड्यूस कर सकते, द फ्लिटेस्ट बीस्ट टू बियर यू टू परफेक्शन, जो आपको परफेक्शन तक पहुंचा सकती है, वो आपकी सफरिंग है। यानी आप तकलीफ से गुजरोगे तो उसके अंदर से कोई चीज आपको निकलेगी। मतलब आप आग से गुजरोगे तो आप कुंदन बनोगे, जिस तरह आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही ये चीज कह रहा है कि आप सफरिंग से जब तक नहीं गुजरोगे आप कुंदन नहीं बन सकते। तो उसके बाद ये फिर आगे चल रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं, कि इटर्नल रिकरेंस से मुराद वो यही लेते थे कि विच डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। यानी कि वो ये कहते थे कि अगर आप अपनी सफरिंग में से रास्ता निकालने में कामयाब हो गए, ये इनकी बड़ी मशहूर कोटेशन है, which doesn't kill me makes me stronger। ये इसकी बड़ी मशहूर कोटेशन है, which doesn't kill me makes me stronger। कि यानी कि अगर आप स्ट्रगल से रास्ता निकालने में कामयाब हो गए और अगर आपको वो नहीं मारा तो आप और मजीद स्ट्रांग होके निकलेंगे। यानी कि उसने अपने डीमंस पे काबू पा लिया है। तो यहाँ पे आगे चलते हुए वो बोलते हैं कि आई एम ईटिंग मैनी पैराग्राफ्स जस्ट टू सेव द टाइम। वो बता रहे हैं कि हम यहाँ रहते रहे, उसके बाद आगे चलते रहे, आगे देखते हैं। उसके अलावा वो ये भी बात करते हैं कि वो कौन सा मूड था जब उन्होंने ज़राथुस्त्रा लिखी। वो कहते हैं कि मैं वॉक्स करता था हिल में, और उन जो आइडियाज़ थे वो उनके माइंड में चले आते थे, और वो बड़ा हेस्टिली नोटबुक में उनको नोट डाउन कर लेते थे, और रात देर तक बैठ के वो काम किया करते थे। और उन्होंने एक सिस्टर को एलिजबेथ कह रही हैं कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा जिसमें लिखा, यू कैन हैव नो आइडिया ऑफ द वेमेंस ऑफ सच कॉम्पोजिशन। यानी कि कहते हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि जो कॉम्पोजिशन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कि वो क्या चीज़ है। वो अपना डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे पे क्या गुजरी है। हैज़ एनीवन एट द एंड ऑफ द 19th century एनी डिस्टिंक्ट नोशन of what poets of a stronger age understood by the word inspiration? If not, I'll describe it. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 19वीं सदी में क्या कभी किसी को समझ आएगा कि शायरों के ऊपर क्या गुजरती है जब वो कोई चीज बड़ी कहते हैं। If not, I will describe it. अगर कोई नहीं समझता तो मैं बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि the idea of revelation in the sense that something becomes suddenly visible and audible with indescribable certainty and accuracy, which profoundly convulses and upsets one, describes simply the matter of fact. One hears, one does not seek, one takes, one does not ask, who gives? A thought suddenly flashes up like lightning, it comes with necessity unhesitantly. वो कह रहे हैं कि अगर किसी को नहीं पता कि थॉट्स आपके ज़हन में कैसे आते हैं, पोइट्स के ज़हन में, तो मैं बता देता हूँ। कहता है ये ऐसे लगता है जैसे कोई लाइट चमकी है आपके ज़हन में, आप वॉक कर रहे हैं, अचानक एक बिजली की तरह कोई कूंदा आपके ज़हन में लपका है। जैसे हमने पढ़ा था जिस वक्त पेंसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, तो दैट गाय वाज वर्किंग इन अ लैब, और अचानक से उसके ज़हन में एक बिजली का कूंदा लपका और उसको समझ आ गया कि ये जो चीज़ है ये एंटीबायोटिक बनाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। कहता है इसी तरीके से जो आपके
आइडियाज़ हैं वो लाइटनिंग की तरह फ्लैश करते हैं आपके माइंड में। तो ये भी जो आइडिया है ये मेरे माइंड में फ्लैश किया था इस किताब का। एवरीथिंग हैपन्स क्वाइट इनवॉलंटरली as if in a tempestuous outburst of freedom, of absoluteness, of power and divinity. कहता है कि विजनरी वर्क है ये, कहता है ये मेरा एक विजनरी वर्क है और जो विजडम वर्ड्स होते हैं वो अचानक से माइंड में आ जाते हैं और आगे जाके वो कहते हैं ऑन एवरी सिमिली do thou here write to every truth, here fly open unto thee all being words and word cabinets, here all being wanna to become words, here all becoming wanted to learn of thee how to walk. इसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है because it is ancient, it is biblical. Or this is my experience of inspiration. I do not doubt, but that one would have to go back thousands of years in order to find someone who could say to me, it is mine also. कहता है कि ये बात बड़ी अजीब सी है कि हम हज़ारों साल पीछे जाएं और क्या आप ये समझते हैं कि मैं पीछे हज़ारों साल गया और मैंने जाके ये सारा कहीं से कहूँ और फिर मैं आके यहाँ पे कहूँ कि जो कुछ लिखा है ये मैंने लिखा है। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आइडियाज़ मेरे जहन में आए थे और फ्लैश की तरह लपके थे, लाइटनिंग की तरह चमके थे। तो ये आइडियाज़ मेरे अपने हैं, इस बुक के बारे में वो ये बात कह रहा है। तो कहता है किसी भी आइडिया या कॉन्सेप्ट को आप जब कहते हैं कि तुमने कहीं से लिया होगा तो ये एक बहुत बड़ी फॉर्जरी है, ये उसके साथ ज्यादती है जिसने कोई चीज़ लिखी है। तो कहता है आप इसको, इस आइडिया को इस तरीके से समझने की कोशिश करें। In the autumn of 1883, my brother left the Engadine for Germany and stayed there for a week. Many hidden corners and heights in the landscapes round about Nice are hollowed to me by unforgettable moments. My most creative moments were always accompanied by unusual muscular activity. The body is inspired. उसके बाद वो कहते हैं as we have seen, each of the three parts of Zarathustra was written after a more or less short period of preparation in about 10 days. मतलब 10 days के वक्फे से each part लिखा गया इसका 10 बुक ज़राथुस्त्रा का। ये फ्रांस के शहर नीस में रिजाइड कर रहे थे, इनको वहाँ पे बड़े अच्छे आइडियाज़ आए। एक और फोर्थ पार्ट भी था, वो लेटर आया था। शायद ये ना अपोलो और डियोनिसिस से बड़े मुतासिर थे, जो रोमन गॉड्स थे। बेसिकली ये किसी जगह पे जाके ना सोक्रेटिस और प्लेटो की टीचिंग से इख्तलाफ कर जाते थे, तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अगेंस्ट था ये बंदा। तो ये जो उससे पहले के इनके डेटीज थी ग्रीक्स की, लाइक अपोलो था और डियोनिसिस था, जो कि उनकी डेटीज थी। लाइक अपोलो वाज अबाउट यू कुड से विजडम, क्रिटिकल थिंकिंग, अबाउट एक्शन, जबकि जो डियोनिसिस उनका डेटी थी दैट वाज एसोसिएटेड विद आर्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक। तो ये फ्रेडरिक नीचा जो था, ही वाज मोर टूवर्ड्स डियोनिसिस। ऑल्दो इसकी किताब पढ़ के तो यही लगता है कि ये अपोलो और डियोनिसिस के बीच में कहीं पे रास्ता बना रहा है, क्योंकि अपोलो वाज ऑल अबाउट लाइक वॉरियर, क्योंकि बेटे तो अपोलो और डियोनिसिस दोनों जो है ज़्यूस की औलाद थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि डियोनिसिस को अगर आप स्टडी करें, एक्चुअली इस किताब का हर पेज, हर पैसेज, हर लफ्ज़, हर लाइन एक अलग प्रोग्राम मांगती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर फ्रेडरिक नीचा इन वन सेशन। तो शायद मैं आगे फ्यूचर में जाके भी आपको इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स के ऊपर इसके प्रोग्राम करूँगा। इसका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बोला जा सकता है। एनीवेज, कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये कहता है ऑलरेडी एट द बिगिनिंग ऑफ दिस हिस्ट्री आई hinted at the reason which led my brother to select a Persian as the incarnation of his ideal of the majestic philosopher. His reasons, however, for choosing Zarathustra of all others to be his mouthpiece, he gives us in the following words. People have never asked me, as they should have done, what the name Zarathustra precisely means in my mouth, in the mouth of the first immoralist. For what distinguishes that philosopher from all others in the past is the very fact that he was exactly the reverse of an immoralist. Zarathustra was the first to see in the struggle between good and evil the essential wheel in the working of things. The translation of morality in the metaphysical as force, cause, and in itself was his work. But the very question suggests its own answer. Zarathustra created the most pretentious error, morality. Consequently, he should also be the first to perceive that error
not only because he has had longer and greater experience of the subject than any other thinker. All history is the experimental refutation of the theory of the so-called moral order of things. The more important point is that Zarathustra was more truthful than any other thinker. In his teaching alone do we meet with truthfulness upheld as the highest virtue, that is the reverse of the cowardice of the idealist who flees from reality. Zarathustra had more courage in his body than any other thinker before or after him to tell the truth and to aim straight. This is the first Persian virtue. Am I understood? Basically, यहाँ पे ये पैरा मेरा ख्याल है क्रक्स है इस इंट्रोडक्शन का कि व्हाई डिड ही चूज ज़रतुस्त्रा, एक पर्शियन करेक्टर जो कि गालबन हजरत ईसा से भी 500 और 1000 साल पहले था, उसने उस करेक्टर को क्यों चूज किया। फ्रेडरिक नीचा इस पैरा में ये लिखते हैं कि ज़रतुस्त्रा को मैंने इसलिए चूज किया कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू रियलाइज कि ज़रतुस्त्रा वॉज द फर्स्ट वन टू रियलाइज कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो गुड एंड इवल की स्ट्रगल के ऊपर बेस कर रही है, और इसी गुड एंड बैड में से आपकी मोरालिटी की फाउंडेशन खड़ी हुई है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, यही चीज जो है मोरालिटी की फाउंडेशन बना है। इसमें से गुड क्या है, बैड क्या है, दुनिया उसमें बटी हुई है। तो आगे जाके वो कहते हैं कि जैसे वो बता रहा है कि गुड एंड बैड में बटी हुई है, और इस गुड एंड बैड के ऊपर आपकी दुनिया के जो मोरालिटी के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फाउंडेशंस ले डाउन है। तो वो ये कहता है कि इस मोरालिटी ने आपको बेसिकली डाउन कर दिया है, आपकी क्रिएटिविटी को किल कर दिया है। तो और ये एरर हुआ है किससे, ज़रतुस्त्रा से। यानी कि वो उस जिसके थ्रू वो ये बुक बयान करने जा रहा है, जो कि पर्शियन प्रॉफिट था जीसस से भी पहले का, वो कहता है ये एरर उससे हुआ कि उसने गुड एंड बैड में बता दिया हमें कि लाइफ की जो स्ट्रगल है गुड एंड बैड के बीच में है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के मोरालिटी के स्ट्रक्चर्स ले डाउन कर रहे हैं उस जमाने के हिसाब से फ्रेडरिक नीचा के मुताबिक। और वो जो मोरालिटी का स्ट्रक्चर है वो आपकी क्रिएटिविटी को नीचे लेके आ रहा है। तो कहता है चूंकि गुड एंड बैड उसने डिफाइन कर दिया ज़रतुस्त्रा ने, तो उससे ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल एरर हुई है। तो मैं ज़रतुस्त्रा के करेक्टर को लेके अपनी बुक के जरिए उस एरर को ठीक करना चाहता हूँ। यानी कि जो गुड एंड बैड में तकसीम कर दिया गया चीज़ों को, उसमें से मैं एक नया वैल्यू सिस्टम देने जा रहा हूँ, उबरमंच का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, जो कि एक बियॉन्ड मैन है, जो कि एक हाईली क्रिएटिव मैन है, जो कि बहुत बड़ा आदमी है, जो कि ग्रीक से भी मुतासिर है, जो कि रोमन से भी मुतासिर है, उसका अपना वैल्यू सिस्टम है। वो आदमी जो है ज़रतुस्त्रा की सेइंग के थ्रू ही इरेक्ट होगा। अब वो सेइंग है, आगे अब प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको वो सेइंग सुना देता हूँ कि ये किस जुबान में बात कर रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर इस किताब का शुरू होने लगा इंट्रोडक्शन के बाद। When Zarathustra was 30 years old, he left his home and the lake of his home and went into the mountains. There he enjoyed his spirit and his solitude, and for 10 years did not weary of it. But at last his heart changed, and rising one morning with a rosy dawn, he went before the sun and spoke thus unto it: You great star, what would be thy happiness if you hadst not those for whom you shinest? For 10 years has you climbed hither unto my cave. You wouldn't have wearied of thy light end of the journey had it not been for me, mine eagle and my serpent. But we awaited thee every morning, took from thee thine overflow, and blessed thee for it. Lo, I am weary of my wisdom, like the bee that hath gathered too much honey. I need hands outstretched to take it. I would fain bestow and distribute, until the wise have come once more, become joyous in their folly, and the poor happy in their riches. Therefore must I descend into the deep, as you doest in the evening, when you goes beyond the sea, and gives light also to the netherward. You exuberant star, like thee must I go down, as men say, to whom I shall descend. Bless me then, you tranquil eyes, that canst behold even the greatest happiness without envy. Bless the cup that is about to overflow, that the water may flow golden out of it, and carry everywhere the reflection of thy bliss. Lo, this cup is again going to empty itself, and Zarathustra is again going to be a man. Thus began Zarathustra's downgoing. बेसिकली वो ये कह रहा है कि ज़रतुस्त्रा जब 30 साल का था, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल, तो वो माउंटेन्स पे चला गया, वहाँ वो सिक्लूशन में रहा, तन्हाई में रहा, अपनी तन्हाई को एंजॉय करता रहा, थका नहीं। लेकिन 10 साल के बाद उसने अपनी सिक्लूशन को ख़त्म कर दिया, तन्हाई को ख़त्म कर दिया, बाहर निकला अपनी केव से। अब यहाँ जो उसकी केव है ना, आप याद करें प्लेटो की
जो एलिगरी ऑफ द केव की स्टोरी थी, जो मैं किसी और वक्त बयान करूंगा, अदरवाइज दिस वीडियो विल गो लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो प्लेटो की एलिगरी ऑफ द केव से लगता है मुशाबा है वो चीज़। तो कहता है कि मैं अपनी केव से बाहर निकला हूँ, सामने मेरे सूरज चमक रहा है, मैंने उस स्टार को मुखातिब होके कहा, दो ग्रेट स्टार के ए बड़े सितारे, तुम्हारी ये खुशी, तुम्हारी ये शाइन अगर मेरे लिए नहीं है तो और किसके लिए। यानी कि वो कह रहा है कि तुमने मुझे शाइन दी है, तुमने मुझे अपनी एनर्जी दी है, उसको मैंने एब्जॉर्ब किया है, मेरे ईगल ने और मेरे सरपेंट ने। और उस ये ईगल और सरपेंट को इसलिए लेके चलता है कि ये नेचुरल क्रिएचर्स हैं और इंसान की तरह इन्होंने अपना नेचुरल हैबिटेट नहीं छोड़ा, इसलिए वो जगह जगह इन एलिगरीज को, इन सिंबल्स को यूज़ कर रहा है। तो वो कहता है मेरे ईगल ने, मैंने और जो आपकी सन रेज को एब्जॉर्ब किया है, उसने मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी भर दी है। तो जिस तरह हनी बीज होती हैं, बहुत सारा नेक्टर इकट्ठा कर लेती हैं और उनके अंदर हनी जमा हो जाता है, फिर उस हनी को उन्होंने कहीं डिस्पोज करना होता है। इसी तरह मैंने भी 10 साल सॉलिट्यूड में रह के, सिक्लूशन में रह के नॉलेज गेन कर लिया है। अब मैं अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना चाहता हूँ, इस नॉलेज को आदमियों को देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं पहाड़ से नीचे उतरूंगा एंड आई विल टॉक टू मैन एंड आई विल टेल देम कि इंसान जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ऊबर मंच का कॉन्सेप्ट लेके अब वो उतरने लगा है। दस बिगेन ज़रातुस्त्रा's डाउन गोइंग, और यहाँ से ज़रातुस्त्रा का शुरू हो जाता है नीचे उतर के। उसके बाद वो नीचे जाता है बाजार में, वहाँ लोगों से बात करता है, फिर आगे उसके मुकालमे हैं बहुत सारे। उसने मुख्तलिफ लोगों को किया है, फ्रेंड, चेस्टिटी, द प्रीस्ट्स, और क्या होते हैं, अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, और डांस सॉन्ग। मतलब एक एक चैप्टर जो है नॉट मोर देन वन पेज, नॉट मोर देन वन पेज, 1.5 पेज, अ सिंगल पेज समटाइम्स। लेकिन ये है कि एक एक पेज जो है ना, ये दैट नीड्स लॉन्ग सेशंस। तो मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। आप मुझे बताइएगा ये खूबसूरत किताब आपको कैसी लगी। आप इसको लेके पढ़ें एक दफ़ा, और आप महसूस करेंगे कि 10 स्पोक ज़रातुस्त्रा जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि इस पे ऑब्जेक्शंस भी बड़े होते हैं कि फ्रेडरिक नीचा को हिटलर ने आइडलाइज कर लिया, लेकिन ये तो हर एक इंसान की अपनी नेचर है कि वो किसी किताब में से क्या कंसीव करता है। अगर मैं मॉडर्न डे पे रख के देखूं तो फ्रेडरिक नीचा की टीचिंग्स को मॉडर्न डे के हवाले से रेलेवेंट करने की कोशिश करूं, लाइक अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड हिस्ट्री, आई वुड से कि फ्रेडरिक नीचा का ऊबर मंच का जो कॉन्सेप्ट था वो इंसान को अपलिफ्टिंग के लिए था। जस्ट लाइक आप जब मैकडोनल्ड की किसी ब्रांच पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम अपग्रेड कर दें आपके फूड को। तो अपग्रेडेशन से मुराद ये, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, तो अगर मैं फ्रेडरिक नीचा की टीचिंग्स को अपने ऊपर अप्लाई करूँ तो दैट मीन्स कि वो ये कहेगा कि तुम ऊबर मंच बनो, यानी कि बियॉन्ड मैन बनो, बियॉन्ड एवरेज मैन जाओ, अपने कंटेंट के अंदर शार्पनेस लेके आओ, अपने कंटेंट को पॉलिश करो, अपनी लाइफ को पॉलिश करो, ग्रो करो, स्ट्रगल करो, और आगे निकलने की कोशिश करो। बी अ वॉरियर इन योर कॉर्पोरेट सेक्टर, इन अ सेंस कि आप अपनी अपनी चीज़ों को, मतलब मीडियोक्रिटी के ये बहुत खिलाफ था। कहता है आप अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो। तो जैसे आपकी विंडोज़ अपग्रेड होती हैं, जैसे आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स होते हैं, तो फ्रेडरिक नीचा ने तो ये किताब को 150-200 साल पहले लिखी, लेकिन आज भी आप इसको देख लो तो कोई भी कंपटीशन आपका हो रहा होता है, किसी भी जगह पे हो रहा होता है, वो प्रेसिडेंशियल रेस हो, उसके अलावा कोई कहीं कंपटीशन हो रहा हो, तो क्या आप ये नहीं कहते आई विल विन, आई विल बी द चैंपियन। आप कोई भी टीवी का एड उठा के देख लो, उसमें यही बात हो रही होती है, ही विल बी द चैंपियन, हु विल बी द चैंपियन। हु इज अ चैंपियन बाय द वे? चैंपियन इज उबरमंच, द मैन हु इज अबव द कॉमन मैन। हैं तो सारे ही, मैं नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे जाके चैंपियन बन जाते हैं। तो ये किताब आपको, अगर इसमें से आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ये भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है हर कोई हिटलर ही बने। हिटलर वॉज एक ऐसा फिगर था जो कि ताहयात लोग उसको गालियाँ ही देते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसमें से कोई क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं तो वो ये भी है कि जो आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी चीज़ को अच्छा बनाएं। तो इस नोट के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा, और इंशाल्लाह फिर इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर भी हम छोटे छोटे सेशंस करेंगे।
तो फ्रेडरिक नीचा एक सेशन में कवर होने वाली शख्सियत नहीं है। तो यहाँ आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।